नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मध्य प्रदेश के हरदा में 2 ट्रेनों पटरी से उतर गए और इस हादसे में 28 लोगों की मौत हुई है। कई दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। करीब 300 लोगों को सुरक्षित बचाया भी जा सका है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की वजह बाढ़ को बताया है, लेकिन इस हादसे के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसे कब तक चलेंगे, कब रुकेंगे, कैसे भारतीय रेल को आधुनिकता की पटरी पर लाया जा सकेगा और कैसे सुधरेगी भारतीय रेल की सेहत। मेरे साथ कई मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जिनके जरिए इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, क्या वो सही समय आ गया है, क्या वाकई वो सही इलाज भी है, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। कमी कहाँ है, बीमारी कहाँ पर है, कैसे रेलवे की सेहत सुधारी जा सकती है। मेरे साथ एवी पाउलुस जी हैं जो कि फॉर्मर फाइनेंशियल कमिश्नर हैं रेलवेज के। दूसरे खास मेहमान हैं संजय सिंह जो कि डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हैं दैनिक जागरण के। सोमा बैनर्जी हैं, हेड हैं एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर CII में। और साथ ही मेरे साथ अरविंद कुमार सिंह हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं राज्यसभा टेलीविजन में, मेरे सहयोगी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पाउलुस जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं, ये बताइए कि पहली नज़र में रेल मंत्री का तो ये कहना है कि ये दुर्घटना लगती है और ये साफ तौर पर बाढ़ की वजह से ये दुर्घटना लगती है। आपको कैसा लगता है, क्या वाकई इसको बचाया जा सकता था, इस हादसे को अवॉइड किया जा सकता था? I don't think it could have been avoided because it was a result of a natural cause. जी, आप ये कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक रूप से हुआ है, इसको बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन कई तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि वजह ये है कि जितना मॉडर्नाइज रेलवे को होना चाहिए, जितना इक्विप्ड होना चाहिए, उतना नहीं है और शायद यही वजह है कि बार बार हादसे होते रहते हैं, बार बार इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। No, I think there is a lot of misunderstanding about it. When you consider the total statistics, you find that the incidence of accidents on the railways, Indian railways, is not alarming compared to what is happening elsewhere in the world. Too much of publicity is given to these things, and unfortunately, a negative view is always taken whenever an accident takes place on the railways. जी, बिल्कुल। Whereas road accidents or accidents in other modes of transport are not given that much of attention. बिल्कुल। अरविंद जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कई लोग जानकार बार बार इस बात को हमारे सामने रख रहे हैं कि हादसों को बचाया जा सकता है, हादसों को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन पाउलुस जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पहली नज़र में उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्राकृतिक नेचुरल वजहों की तहत ही ये हादसा हुआ है। खासकर अगर इसका हम जिक्र करें। देखिए अरफा जी, जहाँ तक प्राकृतिक मामला है तो प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही यही है, लेकिन ऐसा ही एक प्राकृतिक हादसा था जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तूतीकोरन में जो 1956 में जो रेलवे दुर्घटना हुई, उसका भी कारण था कि बाढ़ के कारण जो है वो पूरी की पूरा जो रेल का पुल था वो बह गया। तो कारण लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन मानक बदलते जा रहे हैं। एक आदमी उसका अमेरिका में उसकी कीमत अलग है और हिंदुस्तान में एक आदमी की कीमत अलग है। तो इसलिए जो है जो हादसे हो रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि वो चाहे एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, कारण कुछ भी हो, उसके पीछे पड़ताल करने की जरूरत। लेकिन ये बात सही है कि रेलवे में पहले की तुलना में आंकड़े भले छोटे हुए हों, लेकिन अब जो है, अब जैसे मान लीजिए ये मानते हैं कि रेल की पटरियों पर अब हर साल जो है 18,000 लोग मर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि रेलवे मिनिस्ट्री ये कहती है कि नहीं साहब, ये 18,000 का हमसे कोई लेना देना नहीं। 18,000 लोग हर साल मर रहे हैं, जो कि पहले 15,000 के आसपास थे। तो अब ये कहते हैं कि साहब नहीं, लेकिन ओवर ब्रिज बनाना तो रेलवे की जिम्मेदारी है, बहुत सारे ऐसे। तो सवाल यह है कि ये बात तो सही है, आज ज़्यादा तेज गति की गाड़ियां हैं, बहुत सारे वो हैं, स्टाफ कम हो गया है, चुनौतियां बहुत सारी हैं। और उसमें जो दुर्घटनाएं अगर इस तरह से हो रही हैं ऐसे दौर में, जबकि हम ये कह रहे हैं कि साहब जीरो एक्सीडेंट हो, मतलब दुर्घटना मुक्त हो रेलवे, तो मुझे लगता है कि ये चिंताजनक बात तो है। इसको लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शायद इसको खामखा का अटेंशन मिल रहा है, उतना कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप सड़क हादसा देखें उसके मुकाबले, या वो हवाई हादसे का भी जिक्र करें, क्या आप इससे सहमत हैं? हालांकि हवाई हादसों में तो मरने वालों की तादाद इतनी नहीं है। पूरे दुनिया भर में ये है कि जो हवाई हादसा होता है उसको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहिए। आप 4 इंजन भी लगा रहे हैं, अगर इतना सब के बाद भी अगर हादसा हो रहा है, इतना पैसा देने के बाद भी, तो
अब उसके बाद रेलवे का होता है, तीसरा नंबर आता है जो है सड़क का, चौथा है जो बिल्कुल जहाँ सबसे कम दुर्घटनाएं होती है वो है वाटरवेज। तो वाटरवेज का तो कोई जिक्र भी नहीं होता, कभी कभार जो गरीब लोग मर जाते हैं नाव दुर्घटनाओं में तो आती ही बातें, तो ये तो अपना अलग है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि रेलवे की जो दुर्घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं उस पर आंख मूंदे रखना ये ठीक नहीं है। आज के दौर में जबकि रेलें ज़्यादा लंबी हो गई हैं, ज़्यादा यात्री क्षमता बढ़ गई है, रफ्तार बढ़ गई है और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, ऐसे दौर में दुर्घटनाओं को बहुत सारे कारणों से बहुत सारे उपाय करके नियंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ। सोम बनर्जी, आपको लगता है दो अलग अलग राय यहाँ पर आ रही हैं कि आंखें मूंद नहीं सकते हम, खासकर जो आंकड़ा बता रहे हैं अरविंद जी कि सिर्फ रेलवे ट्रैक्स पर ही जितने लोगों की मौत हो रही है अपने आप में काफी अलार्मिंग है ये। क्या आपको लगता है कि इस समय आ गया है, खासकर अगर दुर्घटना के हिसाब से भी हम देखें, जितने लोगों की मौत हो रही है उसके हिसाब से भी हम देखें, हम ये नहीं मान सकते कि जो इंडियन रेल है वो सेफ है, सुरक्षित है? Yeah, I think there is no agreement on this, and if you see even with railway ministers in every budget they emphasize on safety. That is because safety is a big area of concern for Indian Railways, and every government, every railway minister has reiterated, even in some cases if you've seen it's more of a lip service because you've not seen enough allocation of funds or you've not seen enough modernization of tracks which are important for railway safety. I agree completely with my panelists that the value for human life in India is perhaps low because we are a very big country with too many people here, and so we don't. There are views that we should not get alarmed with so many people dying, but at the end of the day, loss of human life is a very important aspect, and that cannot be taken as something which we have to accept because we are such a large network. And safety is one of the most important things as far as any communication is concerned. और सुमन, रेलवे जो है वो गरीब आदमी की सवारी है, 2.5 करोड़ लोग रोज सफर करते हैं और इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो इसके अलावा कोई और ट्रांसपोर्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। Exactly. So you have hit a very important point because we have to remember that the average person, the average Indian, he or she will travel by train, and again it is the railway service which connects the entire country, unlike the air service which does not have that good connectivity. And people, not only are people traveling, but the railway network is important even for goods and services. So if you do not have good safety measures, say for instance if this was an accident which involved petroleum products, you could have a bigger disaster. So you have to be very careful on safety issues as far as railways are concerned. It is not something which we can say we can ignore, and I completely disagree that we can actually think that this number is not as much and it's more of a और गैर जरूरी attention मिल रहा है या unnecessary I do not agree because I think it is a very very important aspect. संजय जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या वाकई आपको लगता है कि इस हादसे को रोका जा सकता था, कम किया जा सकता था? क्या 2-3 दर्जन लोगों की जानें मायने नहीं रखती, या फिर इसको एक कुदरत का कहर समझ के हमें इसको कबूल कर लेना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल जो हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट थे उनकी राय से सहमत नहीं हूँ। बीइंग अ रेलवे ऑफिशियल, ही मस्ट बी सिंपैथेटिक टू रेलवे, बट आई एम नॉट। क्योंकि मेरा मानना है कि रेलवे सीधे जिम्मेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाढ़ कोई ऐसी चीज नहीं है कि सुनामी है। आजकल तो सुनामी का भी प्रेडिक्शन किया जाता है पहले से, उसके लिए भी इक्विपमेंट लगाए गए हैं कि सुनामी कब आने वाली है, वहां से कोस्टल एरिया से लोगों को हटाया जाता है। आपकी बाढ़ आई है अगर, तो बाढ़ का पहले से आपका पूरा ट्रैक का मॉनिटरिंग होती है। टोल आपका रोज का रोज ट्रैकमैन वहाँ जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर ट्रैक की क्या पोजीशन है। पिछले 24 घंटों में वहाँ पे अगर बाढ़ आ रही थी या नदी का स्तर बढ़ रहा था तो किसी ने ही नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे ऐसी स्थिति आ सकती है कि ट्रेनों का जो आगमन धीमा कम से कम रफ्तार से चले या वहाँ पर कॉशन लगाया जाए। ऐसे एकदम से पुल धंस जाए या मिट्टी धंस जाए, जैसे कि हमारे चेयरमैन बोल रहे हैं कि वहाँ का सॉइल कंडीशन ऐसा है कि ऐसा हो सकता है। सॉइल कंडीशन तो पूरे MP का वही है, काली मिट्टी है। तो वहाँ जहाँ सॉइल कंडीशन वैसी होती है तो वहाँ स्ट्रेंथनिंग की जाती है, एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जाते हैं। तो ये मानना, ये भी पता चला है कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में कोई डैम है पास में, वो डैम से पानी छोड़ा गया। अगर डैम से पानी छोड़ा गया तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसने रेलवे को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर इन्फॉर्म किया तो फिर रेलवे की जिम्मेदारी है कि उसने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए।
तो ये कहना, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आंख में धूल झोंकना है कि साहब बाढ़ आ गई इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो फिर ट्रेनें बंद कर दीजिए ना, जब बारिश हो तो ट्रेनें बंद कर दीजिए। और राज्य सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आया वहाँ के चीफ मिनिस्टर का और चीफ सेक्रेटरी का, जिसको थोड़ा सा मीडिया ने बहुत कैच नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया है। उसमें उन्होंने माना है कि डैम से पानी छोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये शोमा। एक वन थिंग विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट लेसन्स आर वी लर्निंग। अब इन्होंने जैसे जिक्र की कि these are things which should be taken care of, you know, if water is being released, rain water आ रहा है, वहाँ का soil ऐसे है। अब ये नई बात तो नहीं होती है। अब एक एक्सीडेंट हो गई, इसके बाद आगे बढ़ते हुए are we taking those precautions like he mentioned कि this happened during शास्त्री's time। तो वहाँ से आज तक reasons तो वही हो रहे हैं कि आपका एक बाढ़ आ गया और railway track is submerged। तो तब तक आगे ही नहीं बढ़े हम। But where have we moved ahead? Why are we having a same type of accident even so many years later? पाउलो जी, कई महत्वपूर्ण सवाल उठ गए हैं आपके जवाब के बाद, और यहाँ पैनलिस्ट जो हैं वो असहमत भी हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? वाकई संजय जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, तो उस टाइम पे रेल को ही बंद कर देना चाहिए। अगर हमें यही एक्सेप्ट करना है कि बाढ़ के सामने रेल मजबूर हो जाएगी। Is it addressed to me? Yes, very much, sir. I think at the start of this discussion, somebody mentioned that successive railway ministers have been emphasizing safety, but results are not very encouraging. But look at it this way: the very fact that every railway minister has been emphasizing the aspect of safety, it goes to show that the organization is very well aware of the need for attention to safety, and they are doing whatever is possible. Still, accidents do take place, and I think a zero accident situation can never happen in any mode of transport. So I don't think railways are neglecting this or can be accused of not giving importance to the railways. The very fact that two accidents so many years apart happen to be the same doesn't mean anything, doesn't bring out the fact that there has been a negligence on the part of the railways. नहीं पॉलिस, ये बात ये हो रही है कि अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इन प्लेस होता, अगर इस बात पर ध्यान दिया जाता कि पानी का जो लेवल है, जो स्तर है वो बढ़ रहा है, तो शायद इसको बचाया जा सकता था, शायद इसे बेहतर किया जा सकता। सोमा ये भी कह रही हैं कि जब इतने साल पहले का शास्त्री जी के जमाने का हम जिक्र कर रहे हैं, तब भी वही वजह थी। अब जमाना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, इसके बावजूद भी कैसे हम मजबूर हो सकते हैं मौसम के आगे, जबकि सब कुछ अब प्रिडिक्ट किया जा सकता है। I think the nature of the rains this year, or the nature of the floods this year, are totally unexpected, and any past experience would not help solve those problems. But in any case, I am not fully aware of what the details are. बिल्कुल ठीक है, but to say that it could have been prevented, जी हाँ, it is better. मैं वापस लौटती हूँ आपकी तरफ और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ज़रूरत है इस वक्त, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्या किए जाने की ज़रूरत है, क्या वाकई इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए भारतीय रेल में, जिसकी कमी की वजह से भारतीय रेल आगे नहीं बढ़ पा रही है, भारतीय रेल पटरी से उतर रही है, उसके साथ लोग भी जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं। अरविंद जी ये बताइए, फिलहाल की कई तरह की बातें उठी हैं, इस बीच देब्रॉय कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, खुद जो हैं वो रेल मंत्री काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत संजीदा आदमी हैं और काफ़ी गंभीर नजर आते हैं वो इसको लेकर भी। देब्रॉय कमेटी ने खासकर जब डिसेंट्रलाइजेशन का बार बार जिक्र किया है, उन्होंने घुमा फिरा के नहीं बल्कि साफ तौर पर प्राइवेटाइजेशन का भी जिक्र कर दिया है, क्या ये एक हल हो सकता है? देखिए अर्फा जी, इस बीच में जो बहुत सारी खास तौर पर 1991 में उदारीकरण के बाद जो है, CK जाफर शरीफ पहले रेल मंत्री थे जब उदारीकरण जो हुआ, उस समय ही उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश की जिसमें था ओन और वैगन स्कीम और कई स्कीमें आई, जो कि कुछ रेल लाइनें थी जिनको बनाना था, जिसमें एक आगरा से वादी कोई रेल लाइन थी, कुछ और रेल लाइनें थी जिसको निजी सेक्टर को बनाना था, लेकिन एक्चुअली वो बना नहीं पाया और ये सारी स्कीमें फेल रही जो है। तो जब बड़े निवेश की बात आती है, जो निवेशक है जो है वो रेलवे की ऐसी परियोजनाओं में हाथ डालना चाहता है जहाँ कम से कम पैसा देके उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हो सके, ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाली प्रोजेक्ट्स में वो शामिल नहीं होता है। और ये जो अभी रिपोर्टें आई उसमें कहा गया कि साहब रेलवे की स्कूल बंद कर दें। उनको ये नहीं पता कि आज भी रेलवे के स्कूलों में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं
और रिमोटेस्ट इलाकों में है वो, रेलवे के अस्पताल बंद कर दें। तो इन सब सारी बातों को लेकर के जो रेलवे एम्प्लॉयज़ की यूनियनें रही उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई है। आज हालत क्या हो गई कि 1991 में जबकि उदारीकरण आया तब 18 लाख रेलवे एम्प्लॉय थे, आज उनकी संख्या 13 लाख के आसपास हो गई घट करके। उसमें से 2.5 लाख के करीब वैकेंसीज है, जिनमें 1.5 लाख जो है उस कैटेगरी की है जिनको खाली रखा ही नहीं जाना चाहिए, वो सेफ्टी कैटेगरी की है। तो इन सारी चीज़ों की तरफ जो ध्यान देने की ज़रूरत थी बेसिकली उस तरफ ध्यान नहीं। और इसमें भी जो अभी बात आई है, बात एक छोटा सा चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अभी संजय जी ने बात की, अभी जो ये हादसा हुआ है ये रात में 11 बजे हादसा हो रहा है, घटना घटी है और रेलवे के लोग वहाँ 3 बजे पहुंचे हैं। अगर गांव के लोग नहीं होते और स्टेट मशीनरी नहीं होती, यानी हमारा जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो वीक है। 1995 में 96 में एक इरकॉन ने जहाज खरीदा था इसके लिए कि साहब इस तरह के कोई हादसे हों तो हम जल्दी जल्दी पहुंच सकें। बहुत सारे जो है वो अलग अलग जोनल रेलवेज में आपदा प्रबंधन की टीमें बनाई गई। इसका मतलब यह है कि हमारा जो आपदा प्रबंधन का जो तंत्र है वो भी अभी कमजोर है। इतना कमजोर है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोई बहुत रिमोटेस्ट इलाका नहीं था जहाँ ये घटना घटी है, यहाँ आप जल्दी पहुँच कैसे नहीं सकते, आपके पास कैसे। तो इन चीज़ों पर भी मुझे लगता है सोचने की जरूरत है, क्योंकि घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के रोकथाम के लिए एक उपाय हो सकता है, दूसरा कि कोई बड़ी घटना हो गई उसका आपदा प्रबंधन कैसा हो। तो मुझे लगता है कि जो ओवरहालिंग की जरूरत थी, जो कमेटियां आई जिस तरफ ध्यान देने की जरूरत थी उस तरफ बहुत ध्यान दिया नहीं गया है। बातें तो सब कहते हैं कि साहब कमेटियों की रिपोर्ट विचाराधीन है। अब इसके पहले जो हंसराज खन्ना की कमेटी की रिपोर्ट आई उसको नीतीश कुमार ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। बिल्कुल 17,000 करोड़ का एक जो है रेलवे संरक्षण निधि बनी, कई पुराने ओवरहेज जो पुल हो गए थे इनको सबको ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन ये काम तो समय के साथ होते रहने की जरूरत है। बिल्कुल आपका रेलवे के जो ट्रैक रिन्यूअल का काम है प्रोसेस है, उसी तरीके से बाकी चीजों को जो करने की जरूरत है मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी नहीं दी जा पा रही है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। सोमा बनर्जी, एक ऐसे वक्त में हम बात कर रहे हैं जब हम बुलेट ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं, हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जब हम ऐसे खास तबके को टारगेट कर रहे हैं जो कि जहाज का सफर तो अफोर्ड कर ही सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास कोई चारा नहीं है रेल में सफर के अलावा। किस तरह की जरूरत आप महसूस करती हैं इस वक्त भारतीय रेल को? कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है, पहली बात, और पैसा कहाँ से आएगा? अरविंद जी ये कह रहे हैं कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर को नजर नहीं आएगा पैसा वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। Well, I agree to some extent that the private sector, although there have been areas which has been open to the private sector has not come as much. There are in some sectors, they have in many sectors, they haven't been able to come. Those are also because of certain policy impediments. You're right that a private sector, when the private sector puts in money, they have to see a line of sight for their returns. Unlike the government, which does not, government has social obligations, the private sector does not have. So if a business model or if a rate of return or if a regulatory system is not in place, then the private sector always hesitates to put the money. और welfare की उम्मीद जो private sector they don't have they don't come into business for social welfare only. That's a part of the job, but the main job is to make a business run. But having said that, I think the industry is very, very open and is looking forward after the last budget laid out by Mr. Suresh Prabhu, because I think unlike many budgets, Mr. Prabhu had presented a very, very well laid out budget. It had a vision statement. लेकिन privatization को उन्होंने categorically कहा था कि he had said no to privatization, which was also welcome, because it is not enough to say we are open to private sector. It is important to actually identify which are the sectors where private sector can come in, which he has done. And he knows that the main fulcrum of doing the work will lie with the Indian Railways. You mentioned bullet trains and the rest. So now let's look at that. Bullet trains is a very fancy thing. It's aspirational, I think, as far as India is concerned. But behind it comes big powers like the Japan, like any of these countries which have technology. I think the idea. उतने पैसे में तो कई 100 जो है राजधानी ट्रेन दौड़ सकती है. So the idea, I think the idea which Mr. Prabhu has in mind, or the government has in mind, is to collaborate with countries which have deep pockets, who can come in with a whole package. Bullet train is one of them, but they bring in the technology and the money for faster technology for such things as being mentioned. For instance, like he said, it took so many hours for the railway people to respond. And this is happening in a country where 3 days earlier we saw a heart transplant between Pune and Bombay. And 18 minutes, I think they reached the
patient. Now, so all this is possible in the same country. So it is just about putting the right systems, the right technology in place. And the private sector can play a role in those kind of high technology areas. Multilaterals and multilateral companies can, multilateral agencies can play a big role. So yes, I agree that an all open private sector is not going to be a solution. Indian Railways and the government has to take a major part of this responsibility. It is a social sector in some ways. It has providing services to the average person. संजय जी, आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट को लेकर बार-बार बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, जितना दबाव रेलवेज पर है। आप ये देखिए कि एक टिकट बुकिंग के लिए एक आदमी को किस हद तक पसीना बहाना पड़ता है, जितने तरह का भ्रष्टाचार पिछले दिनों जो है वो प्रैक्टिस में था, ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो गया है। 1-1.5 साल में हमने बहुत ज्यादा उसमें कमी नहीं देखी है। इस सब के अलावा आपको लगता है क्या ऐसी चीजें जिसमें ओवरहॉल की जरूरत है, क्या तकनीकी स्तर पर भी बदल जाने की जरूरत है? कई तरह की तकनीकी यहाँ टर्म्स भी यूज हो रही हैं कि अगर ये चीजें अगर हम लगा दें रेलवेज में तो काफी हद तक जो है वो हादसे कम हो सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें नेसेसरली ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। बिकॉज सबसे ज्यादा सेफ्टी कहाँ है आज की तारीख में? एटॉमिक पावर प्लांट्स में, एंड दे आर विद द पब्लिक सेक्टर। इसीलिए दिनेश त्रिवेदी जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने मिस्टर अनिल काकोडकर की चेयरमैनशिप में सेफ्टी कमेटी रेलवे की बनाई थी और उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। तकरीबन 8.5 लाख करोड़ का उन्होंने उसमें बजट बताया, जिसमें इमीडिएटली 1,20,000 करोड़ का सेफ्टी के लिए उन्होंने कहा ये मेजर्स आपको तुरंत उठाने विद इन अ ईयर। जिसमें उन्होंने ब्रिजेस बनाने की बात करी, ओवर ब्रिजेस बनाने की बात करी कि ये काम तुरंत होना चाहिए। आज की तारीख में अभी भी तकरीबन 10,500 के करीब रेलवे क्रॉसिंग है, वो अभी भी अनमैन्ड है, उन पे अभी ब्रिजेस नहीं बने हैं। उनको ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने की जरूरत है। बजट में एलोकेशन करते हैं, कितना है वो ऊंट के मुंह में जीरा होता है। अभी भी वो काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट पे 2-4 मीटिंग के बाद वो बंद करके रख दी गई। जितनी भी सेफ्टी की कमेटीज हैं उनका अल्टीमेट हश्र क्या होता है कि नई गवर्नमेंट आती है, नया मिनिस्टर आता है, वो अपनी कमेटी बना देता है, वो बाद में ठंडे। लेकिन डिप्लॉय कमेटी को काफी अहमियत दी गई है इस बात को लेकर, खासकर जो है नीति आयोग के भी सदस्य हैं, इसको लेकर भी काफी महत्व दिया गया है। आपको लगता है कि इस कमेटी की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको माना जा सकता है, माना जाना चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने काकोडकर कमेटी की चर्चा करी और 1 लाख ये बिल्कुल ये पूरे ये मेजर्स उन्होंने भी कहा कि तत्काल उठाने चाहिए। तो बात वही है कि आप बातें करते हो, इम्प्लीमेंटेशन की बात जब आती है तो फिर पार्लियामेंट आ जाती है, फिर वहाँ की इश्यूज आ जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट चल रही है। लेकिन संजय जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दूसरे कामयाब देश हैं, उन्होंने कैसे रेल चलाई है। अगर ब्रिटिश रेल का हम जिक्र करें तो वापस बात ये हो रही है कि प्राइवेट हाथों में ब्रिटिश रेल के जाने के बाद वो भी बर्बाद हो रही है और वापस उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उसको नेशनलाइज करना चाहिए। ऐसे वक्त में क्या ये सही समय है कि हम ये कहें कि कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज कर दें? बिल्कुल, देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको हमेशा, देखिए एलीट क्लास है उसको आपको हमेशा अलग रखना पड़ेगा। उसके पास सब साधन है, वो अपनी गाड़ी से रोड से भी जा सकता है, वो एयर से भी जा सकता है, एक ऑप्शन है उसके पास समय की कमी है। आपको पब्लिक के लिए तो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना ही पड़ेगा और उसमें पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट, आपको बजटरी सपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो उसमें गवर्नमेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप उसको सस्ता सफर मुहैया कराने जा रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में ट्रेन का सबसे यही सामने उदाहरण, दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो चलाई थी रिलायंस ने, क्या हुआ उसका? चल नहीं पाया, बंद कर दी अल्टीमेटली मेट्रो रेल। मैं आपकी तरफ बस एक सवाल पूछ लेती हूँ पाउलो जी से, समय भी बहुत कम बचा है। ये बताइए पाउलो जी कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या वाकई प्राइवेटाइज कर देना चाहिए रेलवे को, क्या कुछ हिस्सों को प्राइवेटाइज करना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर भी लगातार जो है आवाजें उठ रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? बात ये हो रहा है कि अभी फिलहाल वक्त ये सही है कि जब पीपीपी मॉडल पर जो है रेलवे को आ जाना चाहिए, क्या राय है आपकी? Privatization will not work on the railways. It has been the international experience that PPP system has not worked in the railway sector. It has worked in the power sector, in the telephone sector, elsewhere. But on railways it has not worked for the simple reason that the investment required are very heavy and the return is very low. Private parties would want adequate return in quick time, which cannot come from the railways.
So privatization is not the answer for the railways, and therefore, rightly, the De Broglie committee has said that they are not recommending privatization, but only entry for private parties into the railway sector. It is okay that you can't privatize the railway system. Privatization in Germany, in UK have all been a failure. So I would strongly advise the government not to think of privatizing the Indian railways. नहीं, आप ही कह रहे हैं प्राइवेट पार्टियां आए रेलवे में लेकिन प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, क्या मतलब हुआ इस बात का? Private entry is something different from privatization. Privatization means giving the management to the private sector. It is the operational responsibility to the private sector. That should not happen, will not happen. The government, the public sector will continue to operate the railways, the core portions of the railways. Some small issues, some small portions of the operations can be given to the private sector. For instance, the station remodeling. जी हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि पार्ट्स में दिया जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो जी हाँ सरकार के पास रहना चाहिए। सो मैं जल्दी से अपनी बात कहिए। खासकर एक और महत्वपूर्ण बात पूछना चाहती हूँ मैं कि बराबर जो है किराए को लेकर जो एक बड़ी बहस है, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, बहुत नाजुक मुद्दा है जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार छूना नहीं चाहती। क्या आपको लगता है कि हमें ज्यादा किराए देने के लिए तैयार होना चाहिए? So two answers. First, I think I refer to the PPP model. I completely disagree with Mr. Paulus that PPP model is not the way forward. I think that is the way forward. The private sector and the public sector have to work together. The public sector cannot give up its responsibilities, but the private sector needs to do its bid, come in with the technology, come in with all of that, bring in better wagons, like you have Bombardiers and Siemens and all those companies who are doing that. So it is a combination of both which has to go forward. Yes, it does not mean giving up management operations of railways. That will remain with the Indian Railways. And Vivek De Broglie committee has actually not talked about privatization at any end. They've only talked about involving the private sector. Secondly, which you said to fares, I think that is a general reality in Indian economy today, that consumers across sectors have to start believing that there is a cost we have to pay for better services, whether it is the power sector, or whether it is railways, or whether it is any other sector. Arvind ji, last word. देखिए, जैसे आप कर रही हैं ये बात सही है कि लोग जो है आज ज़्यादा बेहतर सेवाएं चाहते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि अभी रेलवे जो है वो 25,000 करोड़ का यात्री सेवाओं पर घाटा है, तो उसको कैसे भरपाई करे, या तो सरकार करे या और रास्ते निकाले जाएं उसके। लेकिन कुल मिला के तो ये कह सकते हैं कि आज ये ज़रूरत है कि रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए बहुत भारी संसाधनों की ज़रूरत है, और वो संसाधन कम से कम प्राइवेट प्लेयर आपको वहाँ आकर के नहीं देने वाला है। उसके लिए सरकार को ही खासतौर पर जो सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यूज हैं इन पर सरकार को बहुत अधिक निवेश करना है। रास्ता क्या होगा उसको खुद ही तलाशना है, लेकिन एक चिंताजनक दौर से गुजर रहे हैं। सुरेश प्रभु ने काफी कोशिशें की हैं इस बीच में, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लगता है कि सरकार के चेतने का वक्त आ गया है। लेकिन चेतने का बिल्कुल जी हाँ, जो गरीब आदमी की सवारी है, जाहिर है इसका ध्यान सिर्फ सरकार को रखना होगा और किसी को नहीं। और साफ तौर पर अगर सुरक्षित नहीं है तो गरीब आदमी के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। शायद सही वक्त आ गया है जब रेलवे का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। चाहे पैसा जहां से भी आए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, और तरीके अपनाए जाए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।